Hello students and welcome back to the next lecture of probability. तो दो टॉपिक्स हमारे प्रोबेबिलिटी के खत्म हो चुके हैं. वन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड द अदर इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? देखो कुछ चीज मुझे लगता है आपको नाम से ही समझ आ रही होगी. अब जैसे इंडिपेंडेंट का नाम आता है कईयों के मन में आता है कि भाई ऐसे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. ध्यान से, ऐसे वेग लैंग्वेजेस में नहीं चलना मैथ्स में, वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन. तो भाई इसकी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रिसाइज डेफिनेशन होती है वो होती है भाई टू इवेंट्स are said to be independent events if occurrence of one has no effect on the probability of the occurrence of the other. ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. यानी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बोलेंगे कब? when occurrence of one has no effect on the probability of occurrence of the other. इंपॉर्टेंट चीज है. हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लेमन्स लैंग्वेज की तरह, जब एक के होने से दूसरे के होने पे कोई फर्क ना पड़े ना. ध्यान से, एक के होने से दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इज दैट ओके? तो जैसे अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि मैथ्स में हम लोग लैंग्वेज से ज्यादा मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं और मैथमेटिकली चीजों को लिखते हैं. तो कैसे? देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल कराया था. याद दिलाता हूं कि भाई एक बैग है जिसमें इतनी ब्लैक बॉल्स है, इतनी व्हाइट बॉल्स है. 10 ब्लैक बॉल्स थी, 5 व्हाइट बॉल्स थी. हमने 2 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट और अब दोनों के ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी. याद आ रहा है पिछली क्लास का एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से किया था. अब मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं. मैं कहता हूं कि हमारे पास कि भाई एक बैग है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं. अब हम बॉल्स निकालते हैं 1 बाय 1. जैसे वहां पे भी हमने निकाली थी 1 बाय 1, वहां पे हमने निकाली थी विदाउट रिप्लेसमेंट. यहां पे अब मैं कहता हूं विद रिप्लेसमेंट. अब मैं कहता हूं विद रिप्लेसमेंट हमने निकाली. अब ध्यान से, यानी पहली बॉल निकाली, कलर देखा, उसको वापस बैग में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली. अब मैं आपको कहता हूं कि दोनों बॉल्स के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. ध्यान से देखिए. तो अब अगर मैं यहां पे कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ध्यान से देखिए जरा क्या आएगा. हमने जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करी थी, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहां पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकाले तो ऑफकोर्स क्या आ गई मेरे पास? 10 by 15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड. ई हो चुका है. बट इस केस में जब विद रिप्लेसमेंट हो गया है तो ध्यान से देखो, अब जब मैं एफ की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या आ जाएगी? ध्यान से देखो. अब पहली बॉल ब्लैक आई थी या कुछ भी आई थी, हम तो उसको वापस रख चुके हैं ना. यानी अब जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे और उसके ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ना टोटल में कोई फर्क पड़ा ना फेवरेबल में. तो क्या आ गया मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड. यही आ गया. यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड इज नथिंग बट इक्वल टू एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. एफ की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको कह दूं कि एक बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली 10 by 15 वो यही आएगी. यानी इस केस में ये जो क्वांटिटी हो किसकी इक्वल हो गई? इसके इक्वल. यानी यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, विद रिप्लेसमेंट होने की वजह से फर्क क्या पड़ा कि पहली बॉल के ब्लैक आने से दूसरी बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क
नहीं पड़ा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बॉल जो मर्जी आई हो, पहला इवेंट जो मर्जी हुआ हो, उससे दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अकरेंस ऑफ वन हैज नो इफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर। यानी इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखें तो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलो समझ आया? तो ये है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन। यानी मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे कि टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टू इवेंट्स E एंड F आर said to be, मैथमेटिकली लिख रहा हूं अब मैं, said to be independent events if probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F। यानी वो जो हमने इतनी बड़ी लाइन लिखी थी, occurrence of one has no effect on the probability of the occurrence of the other, उसको हमने इस एक लाइन में समा दिया। ये है मैथ्स की ब्यूटी। इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश की लाइनें, इतना सा रिजल्ट है ना, मजेदार चीज। तो ध्यान से, तो भाई जब भी हमने देखना है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम इस रिजल्ट की हेल्प से इजीली चेक कर सकते हैं। इज दैट ओके? इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 इवेंट्स पे। यानी 3 इवेंट्स E, F एंड G आर said to be independent events if क्या बनेगा हमारा रिजल्ट? अब बोल दो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। यानी अगर हमने 3 इवेंट्स को चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, तो हम इस डेफिनेशन से, इस रिजल्ट की हेल्प से इजीली चेक कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई ये वाली चीज? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं हमारे पास बोर्ड में कि ये 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है नहीं, प्रूव करो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, चेक करो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इसलिए हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है, a card is drawn from a deck of 52 playing cards if E and F denote the events card drawn is a spade। यानी E एक इवेंट दिया हुआ है कि जो हमने एक कार्ड निकाला is spade, और फिर वो कहता है कि F जो है वो एक इवेंट है that the card drawn is spade, card drawn is spade। तो वी हैव टू चेक वेदर द 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। यानी ये जो 2 इवेंट्स दिए हुए हमने चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम अपनी डेफिनेशन लगाएंगे, तो हमें 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। कौन कौन सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अगर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया तो गेम डन। तो चलो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में, और उसके क्या आने की प्रोबेबिलिटी? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। कितने होते हैं स्पेड? अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ी दिन पहले ही तो बताया था, इनफैक्ट पिछले लेक्चर में ही तो बताया था। कितने होते हैं स्पेड? 13। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 13/52 व्हिच ऑन सिंप्लीफिकेशन बिकम्स 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी कि एक कार्ड निकाला और उसके क्या आने की प्रोबेबिलिटी? एस आने की प्रोबेबिलिटी। सॉरी, मैंने यहां पे ये गलत लिख दिया, एस आने की प्रोबेबिलिटी। अब एस कितने होते हैं हमारे पास? 4 ही तो होते हैं, तो फेवरेबल बाय टोटल यानी 4/52, यानी क्या आ गया? 1/13। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यहां से अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ गया?
1/52। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगेन फेवरेबल बाय टोटल। यानी अगर आप ध्यान से देखो, हमने एक कार्ड निकाला तो ऑब्वियसली टोटल तो क्या है 52 ही है। फेवरेबल यानी वो स्पेड भी है एंड एस भी है, यानी स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो फेवरेबल के लिए ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं जो स्पेड भी और एस भी हैं? बोलो, एक ही तो होता है, स्पेड ऑफ एस एक ही तो होता है, या एस ऑफ स्पेड, है ना? तो इसका मतलब फेवरेबल इज 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया? 1/52 के। यानी यहां से मेरे बच्चों हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is actually equal to probability of E into probability of F. So using our results we can say E and F are independent events. I think समझ आ गया? यही आंसर लिखा होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? समझ आ रहा है मतलब आप लोगों को? चलिए फिर, समझ आ रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को उछाला इस बार, और ये 3 इवेंट्स दिए, और हमने चेक करना है विच ऑफ द पेयर्स आर इंडिपेंडेंट। यानी क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, या एफ और जी इंडिपेंडेंट है, या फिर ई और जी इंडिपेंडेंट है। तो तीनों की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है हम लोगों ने, तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। अब ये सारी चीजें चेक करने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ध्यान से देखो, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सैंपल स्पेस, तो कैन यू राइट और नॉट, यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स बताया हुआ, मैंने कई बार सिखा दिया। एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, देन एच टी 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 एच टी 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 एच, एंड ऑफ कोर्स टी टी टी। तो ये आ गया हमारे पास सैंपल स्पेस। अब अगर मैं आपको कहूं इवेंट्स ई के, अगर मैं लिखना चाहूं, देखो इसको भी मैं लिख सकता हूं, जहां भी पॉसिबल हो ना सैंपल स्पेस और इवेंट्स को ऐसे सेट की फॉर्म में लिखना, वहां लिख डालो, बहुत इजी हो जाता है। तो ई को अगर हम देखें, 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी एच 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 टी टी टी, और तो हो ही नहीं सकता, या 3 हेड या 3 टेल्स। एफ की अगर मैं बात करूं, वो कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब बेटा कम से कम 2 हेड, यानी या तो 2 हेड्स या फिर 3 हेड। तो कम से कम 2 हेड्स का मतलब है एच एच टी एच एंड टी एच एच, और अगर तीनों हेड्स हैं तो एच एच एच। आई थिंक नजर आ रहा है। उसके बाद जी की अगर हम बात करें, तो जी क्या आ गया, ध्यान से देखिए जरा, एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, यानी या तो 2 हेड होने चाहिए, या 1 हेड होना चाहिए, या 0 हेड्स। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स का मतलब हुआ कि एच टी एच ये हमने लेना है, टी एच एच ये हमने लेना है, और उसके बाद एच एच टी हमने ये भी लेना है। ये तो हो गए 2 हेड्स। अब 1 हेड्स वाले, यानी हमें एच टी टी ये भी लेना है, टी एच टी ये भी लेना है, टी टी एच ये भी लेना है, या फिर कोई भी हेड नहीं, यानी तीनों क्या आ गए टेल्स, यानी टी 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 ये भी हम लोगों को लेना है। इज दैट ओके? तो अब हम सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, जो जो चाहिए निकालते जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर हम बात करें, क्या आएगा हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो दैट इज फेवरेबल इज 2, टोटल इज 8, तो क्या आ गया 1/4, है कि नहीं? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगेन फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या है जरा ध्यान से देखिए, 4, टोटल इज 8, यानी क्या आ गया 1/2। एंड अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की, अगेन फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या है इसमें, ध्यान से देखिए जरा, 7, एंड टोटल क्या है हमारे पास 8, तो दिस इज 7/8। ये तो इंडिविजुअली इन तीनों की आ गई। अब अगर मुझे चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और चेक करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए जब मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों का जो मैंने प्रोडक्ट निकाला वो आ गया मेरे पास 1/4 इंटू 1/2 विच इज 1/8। तो अब मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी, देख लेते हैं। अगर ये इसके बराबर आ गया तो बात खत्म। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में कॉमन है, ई में और एफ में कॉमन। ध्यान से देखो जरा, कुछ दिख रहा है कि नहीं हम लोगों को? ई में और एफ में कॉमन क्या क्या है जरा देखिए। एक तो ऑफ कोर्स मेरे पास ये कॉमन है, इसके अलावा और क्या कॉमन है भाई? ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है हमारे पास? ऑफ कोर्स 1, टोटल क्या है हमारे पास 8, तो फेवरेबल अपॉन टोटल इज 1/8। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी यहां से हम कहेंगे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बोलिए समझ आया कि नहीं? अब ऐसे हम चेक करते हैं एफ और जी को। अब एफ और जी को चेक करना है तो अगेन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/2 इंटू 7/8, तो ये आ जाएगा 7/16। ऑन द अदर हैंड हम क्या निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। अब एफ इंटरसेक्शन जी को जब हमने देखा तो हमने कहा भाई दोनों में कॉमन फेवरेबल अपॉन टोटल, तो दोनों में कॉमन एफ और जी में। ध्यान से देखिए जरा भाई, हमारे पास 1 2 3 ये तीनों कॉमन है, देखो इसके अलावा तो और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो भाई फेवरेबल अपॉन टोटल जब हमने किया तो एफ इंटरसेक्शन जी में देखिए जरा ध्यान से, ये आ रहा है कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, इसके अलावा कोई भी एफ और जी में कॉमन नहीं है। तो फेवरेबल बाय टोटल किया तो क्या आ गया हमारे पास? ये टोटल इज 8, फेवरेबल इज 3। तो यहां से मेरे बच्चों हम लोगों को दिख रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं? एफ एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, आर डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें जी और ई के बारे में भी बताना है। हमें आंसर थोड़ी पता है, वो तो सामने लिखा हुआ है, बट हमें थोड़ी पता है, तो हमें तो सारा करना ही पड़ेगा ना। तो अब हम चेक कर लेते हैं एफ और जी को। तो यहां से हमने चेक किया तो भाई हमने निकाला प्रोबेबिलिटी, सॉरी जी और ई को, तो हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखो निकली हुई ऑलरेडी, तो हम यहां से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, दोनों का प्रोडक्ट। ई की प्रोबेबिलिटी 1/4, जी की प्रोबेबिलिटी 7/8, तो क्या आ गया मेरे पास? 7/32। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। अब ई इंटरसेक्शन जी निकालने के लिए भाई अगेन दोनों में कुछ कॉमन, ई और जी में कॉमन, देखना जरा ध्यान से क्या क्या कॉमन आया। कॉमन यहां से दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है दोनों में, और इसके अलावा ये है तो ये कॉमन है ही नहीं। तो यानी इसका मतलब जब हमने लिखा फेवरेबल अपॉन टोटल, तो बोलो क्या बना? टोटल इज 8, फेवरेबल इज जस्ट 1। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और अगर ये आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं ई एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, आर डिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आया? तो इसका मतलब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आया? सिर्फ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके अलावा और कोई नहीं है। बोलो बात बनी कि नहीं? तो इस तरह से मेरे बच्चों हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं हैं। इज दैट ओके? तो चलिए यहां पे हमारा ये एक और छोटा सा टॉपिक होता है खत्म। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि दोनों का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस में हमें कैसे पता लगेगा कि क्या यूज होना है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कब ये वाली चीज लगेगी, कब ये वाली चीज लगेगी। तो ये समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मिलिए मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।